प्रोसेसेस। ये लाइफ प्रोसेसेस वो सारे प्रोसेसेस होते हैं जो हमारी लाइफ को सस्टेन करने में, मेंटेन करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो उस सिंपल फूड का हमने ऑक्सीडेशन करवा के क्या किया था, रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करवाया था, जहां पे हमने अपनी बॉडी में एनर्जी बनाई थी। क्या इसी बाइल जूस को स्टोर करने का काम करता है आपका गॉल ब्लैडर। ये चीज याद रखना, सिंथेसिस बनाने का काम आपका लिवर करता है, लेकिन उसको स्टोर करने का काम गॉल ब्लैडर करता है। हे सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी काफी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स? तो आज आपको मैम करवाने वाली है लाइफ प्रोसेस चैप्टर का माइंड मैप। फटाक हम करेंगे ये माइंड मैप को और पूरे चैप्टर को रिवाइज भी कर लेंगे, और एक्चुअली में आपको इस चैप्टर के नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं हम आपको वो भी बताएंगे। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक इस पूरे सेशन को अटेंड कर रहे हो। चलो, तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। हियर वी गो विद अ प्यारा सा डोज ऑफ मोटिवेशन। अपॉर्चुनिटीज डोंट हैपन, यू क्रिएट देम। तो बस जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिली है अच्छे से पढ़ने की, तो उसमें पढ़ाई करो ठीक से, तभी नंबर आएंगे अच्छे, वरना हम कुछ नहीं कह सकते। चलो, तो लेट्स बिगिन विद आवर सेशन। तो भाई आप लोगों को तो लग रहा होगा मैम ये क्या कर दिया है आपने, इतना छोटा छोटा दिख भी नहीं रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक। जैसे कि आपको पता है कि लाइफ प्रोसेस में आपने वो सारे प्रोसेसेस पढ़ने हैं जो हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। मतलब अगर हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद को कंसिडर करवाना है, देन वी हैव टू परफॉर्म लाइफ प्रोसेसेस। ये लाइफ प्रोसेसेस वो सारे प्रोसेसेस होते हैं जो हमारी लाइफ को सस्टेन करने में, मेंटेन करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन मैं बोल दूंगी, ऑल दोस प्रोसेसेस व्हिच आर नेसेसरी टू परफॉर्म बाय आवर बॉडी इन ऑर्डर टू मेंटेन आवर लाइफ और सस्टेन आवर लाइफ आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। और ये लाइफ प्रोसेसेस जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, आपके एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, जितने भी आपके अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनके अंदर ये सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। ये नहीं कि मैंने बोला इस रिमोट को कि तुम खा करके डाइजेशन करके दिखाओ तो ये रिमोट भी डाइजेशन करके दिखा रहा है, तो ऐसा नहीं होता है ना। ये लाइफ प्रोसेस वो सारे प्रोसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, एंड इसीलिए होते हैं ताकि इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की, हम जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ मेंटेन कर सकें। तो कितने प्रोसेसेस पढ़े थे हम लोगों ने? फर्स्ट पढ़ा था हम लोगों ने न्यूट्रिशन का प्रोसेस, ठीक है। सेकेंड हमने किसका पढ़ा था? खाना खाने के बाद भाई उसका डाइजेशन करवाया था हमने, डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा था। अब डाइजेशन में हमारी जो खाना, हमारा जो फूड था वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल फूड में कन्वर्ट हुआ था। तो उस सिंपल फूड का हमने ऑक्सीडेशन करवा के क्या किया था? रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करवाया था, जहां पे हमने अपनी बॉडी में एनर्जी बनाई थी। क्या बनाई थी? एनर्जी बनाई थी। नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस? अब भाई ये एनर्जी तो बन चुकी है, न्यूट्रिशन भी हो चुका है, इस पूरे न्यूट्रिशन और एनर्जी को हमें पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाना था। तो हमने कौन सा प्रोसेस यूज करा? ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस यूज करा, ठीक है। एंड लास्ट में हमने कौन सा प्रोसेस यूज करा था? लास्ट में हमने एक्सक्रीशन का प्रोसेस यूज करवा था, जहां पे हम भाई अपनी बॉडी में से वो सारे वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, दैट इज द नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक और हार्मफुल होते हैं। तो ये 5 प्यारे से प्रोसेस हमें आज के इस माइंड मैपिंग सेशन में पढ़ने हैं कि एक्चुअली में इनके नोट्स आपको बनाने किस तरीके से हैं। तो ध्यान से सुनना। लेट्स स्टार्ट विद द न्यूट्रिशन का टॉपिक। तो एक काम करो, सबसे पहले सेंटर ऑफ द बुक अपनी नोटबुक में लिख देना यहाँ पे न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन लिख लिया। अब आप लोगों ने सबसे पहला न्यूट्रिशन कौन सा पढ़ा था? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कौन थे? हमारे प्लांट्स थे। क्यों? क्योंकि ये अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। इनको क्या क्या रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की, पानी की और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। जरा हम पानी पी ले, थोड़ा सा गला हमारा। अब ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आपने 3 लाइन की एक
एक रिएक्शन पढ़ी थी, 3 स्टेप्स पढ़े थे जिनके थ्रू ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा था। तो पहला स्टेप आपने क्या पढ़ा था कि प्लांट्स हमारे क्या करते हैं, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है। इसी लाइट एनर्जी को फिर आपके प्लांट्स क्या करते हैं, कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, है ना, कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। और कौन कन्वर्ट करता है इसको, क्लोरोफिल कन्वर्ट करता है। तो पहला स्टेप क्या था आपका, बाय क्लोरोफिल, ठीक है। माइट भी थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है बट हाँ यही था हमारा कि फोटोसिंथेसिस का ये जो प्रोसेस है हमारे प्लांट्स परफॉर्म करते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी एंड उसी लाइट एनर्जी को फिर क्लोरोफिल की प्रेजेंस में आपका प्लांट जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और यही केमिकल एनर्जी का यूज करके फिर प्लांट क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग करता है, स्प्लिटिंग ऑफ H2O का मॉलिक्यूल किसमें किसमें स्प्लिट करता है, इनटू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होती है और यही हाइड्रोजन फिर आपके प्लांट्स तीसरे स्टेप में यूज करते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, इनटू कार्बोहाइड्रेट। और कार्ब्स कौन सा था आपका, ग्लूकोज था। क्या था, ग्लूकोज था। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे रॉ मटेरियल्स की, तो रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हो गए आप लोगों के, रॉ मटेरियल्स पहला हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा हो गया आपका वाटर। और किसकी प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होगा। कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें हवा से मिल जाती है, लीफ के सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है जो आपकी ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेने में मदद करता है, और पानी उसको रूट्स के थ्रू मिल जाता है जहां से रूट्स आपकी पानी सॉइल में से एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड आपको एक कंसेप्ट मतलब पढ़ने के लिए मिलेगा, दैट इज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि ये होता है स्टोमेटा, ठीक है। ये क्या होता है आपका स्टोमेटा, ये होते हैं स्टोमेटा के गार्ड सेल्स। इस तरीके से आपका स्टोमेटा होता है ना। और स्टोमेटा के ये जो किडनी बीन शेप्ड सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं। तो यहां से 2 मार्कर का या 3 मार्कर का क्वेश्चन आता है कि ये जो गार्ड सेल्स होते हैं आपके स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जब भी आपके ये गार्ड सेल्स के अंदर पानी एंटर करने लग जाता है, ठीक है, अंदर पानी एंटर करने लग जाता है तो ये गार्ड सेल्स क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। और स्वेल होकर के ये जो बीच का जो पोर्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटल पोर बोलते हैं, ये स्टोमेटल पोर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, ओपन हो जाता है। जबकि इसके नेक्स्ट में क्या होता है कि जब भी गार्ड सेल्स के पानी बाहर निकलने लग जाता है, इट मूव्स आउटसाइड द गार्ड सेल, तो जैसे जैसे गार्ड सेल्स में से पानी बाहर निकलने लग जाता है तो गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाते हैं, और श्रिंक होकर के यही जो आपका बीच का स्टोमेटल पोर है ये बंद हो जाता है। तो एंटरिंग एंड द लीविंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एक्चुअली कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। जब गार्ड सेल्स के अंदर पानी एंटर करेगा तो वो फूल जाएंगे, स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा। जब पानी उसमें से बाहर निकलेगा तो गार्ड सेल श्रिंक हो जाएंगे और स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएगा। तो ये पूरा टॉपिक आपने अपने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं आपके हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे आपके हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। तो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कौन थे आपके, ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड नीड्स। जैसे कि हम लोग, हम भाई जादू की तरह आपका हवा में खड़े होकर के, धूप में खड़े होकर के धूप करके खाना नहीं बना सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर क्लोरोफिल की प्रेजेंस नहीं होती है तो हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। फोटोसिंथेसिस ना करने की वजह से हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। खाना खुद ना बनाने का मतलब ये नहीं है कि मम्मी जैसे किचन में जाकर के खाना बनाती है, दैट्स नॉट अ टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वो आपके इनऑर्गेनिक चीजों से, इनऑर्गेनिक का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, इनको यूज करके वो अपना खाना बना रहे थे। हम खाना कैसे बनाते, हम तो राजमा, चावल, व्हीट, राइस ये सब का यूज करके खाना बनाते। जो ऑलरेडी हमारा बना बनाया खाना है, किसने बनाया है, प्लांट्स ने बनाया है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है, ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद नहीं बना सकते। ये आपने 3 तरीके के पढ़े थे। एक तो पढ़ा था आपने सेप्रोट्रॉफिक,
है ना। एक पढ़ा था आपने सेप्रोट्रॉफिक, ये कौन से ऑर्गेनिजम्स थे जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, किस पे फीड करते हैं, दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। और यहां से आपका एक क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना बाहर डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं, वो होते हैं आपके सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, जिसमें कौन आता है, सबसे मेन एग्जांपल आता है आपका फंगस, जैसे कि ब्रेड मोल्ड हो गया, मशरूम हो गया, यीस्ट हो गई, ये सारे क्या होते हैं, फंगस होते हैं जो अपने खाने को अपने बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करते हैं और फिर उनसे न्यूट्रिशन उसका एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा आ जाता है आप लोगों का पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, क्या आ जाता है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपके बॉडी के या तो ऊपर रह रहे होंगे या तो अपने बॉडी के अंदर रह करके आपका ही खून चूसते हैं, जैसे कि हमारा ब्लडी मंडे जो हमारा खून चूसने आ जाता है, या हमारे रिश्तेदार जो हमारा खून चूसने आ जाते हैं कि कितने नंबर आए, भले उनके खुद के बेटे या बेटी के नंबर अच्छे ना आए हो, लेकिन फिर भी हमारे नंबर उन्हें जानने होते हैं, है ना। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन हमारे रिश्तेदारों की तरह हो गए जो हर बात पे हमारा खून चूसने आ जाते हैं। उसमें से आपका सबसे बेटर एग्जांपल क्या है, लाइसिस, जो आपकी जुएं होती हैं, सर में हो जाती हैं, पेट के अंदर है आपके, कहते हैं ना मिट्टी मत खाओ वरना पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, तो वो कीड़े क्या होते हैं, वर्म्स होते हैं आपके, जैसे कि टेप वर्म हो गया, ठीक है। ये जो न्यूट्रिशन है ये आपकी बॉडी से चुराते हैं, क्या करते हैं, या तो आपकी बॉडी के अंदर रह रहे होंगे या तो आपकी बॉडी के बाहर रहते हैं और आपसे ही आपका न्यूट्रिशन चुराते हैं। ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म को पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में इंक्लूड किया जाता है। ये ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन तो चुराते हैं लेकिन उनको मारते नहीं है, ठीक है। लास्ट आ जाता है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सॉलिड खाना खाते हैं, सॉलिड फूड पे फीड करते हैं, जैसे कि हम लोग हो गए, हम सॉलिड खाना खाते हैं, व्हीट खा रहे होते हैं, राइस खा रहे होते हैं, एनिमल्स मीट ईटर्स होते हैं, तो ये सॉलिड खाना हो गया आपका। तो जो सॉलिड खाने के ऊपर फीड करते हैं वो होते हैं होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि कार्निवोरस हो गए, एनिमल्स को मार करके खाते हैं, ओमनीवोरस हो गए जो घास फूस भी खाते हैं आपका, जानवरों को भी मार करके खाते हैं, फिर आते हैं हर्बीवोर्स जो आपका घास फूस खाते हैं, लीव्स वगैरह पे फीड करते हैं। तो ये सारे आपके होलोजोइक न्यूट्रिशन में आ जाते हैं, जो आपके ह्यूमंस, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब होते हैं आपके, ठीक है। चलो, तो यहां पे एंड हो जाता है हमारे न्यूट्रिशन का टॉपिक। अब तो हम लोगों ने न्यूट्रिशन ले लिया, खाना हमने खा लिया। अब ये जो खाना होता है ये इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि हमारी बॉडी डायरेक्टली से यूज नहीं कर सकती। तो इसके लिए हमारी बॉडी क्या परफॉर्म करती है, डाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म करती है। और डाइजेशन का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है इंजेशन का, और ये शुरू होता है आपके माउथ से। कहां से शुरू होता है, आपके माउथ से। आपके माउथ में क्या प्रेजेंट होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं जो आपके फूड को क्रश करते हैं। क्रश इज द फूड। आप खाना खाते हो तो टीथ क्या करते हैं, च्यू करते हैं, आपके खाने को क्रश करते हैं। उसके बाद जो हमारी टंग होती है, जो बड़ी जुबान हमारी चल रही होती है लंबी सी, वो यही टंग जो होती है हमारे फूड को मिक्सेस द फूड विद सलाइवा, मिक्सेस द फूड विद सलाइवा, सलाइवा के साथ मिक्स करती है हमारे खाने को। और ये सलाइवा क्या है, ये सलाइवा सिक्रीट करते हैं आपके सलाइवरी ग्लैंड्स जो आपके माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये सलाइवा जो होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है एक एंजाइम जिसको हम कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज। क्या बोलते हैं इस एंजाइम को हम, सलाइवरी एमाइलेज। यही सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, आपके स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है। स्टार्च का क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। उसको किसमें तोड़ता है, माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में ब्रेक डाउन करता है। किसमें करता है, माल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन में ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। अब ये खाना जो है हमारा पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है। तो यहां से क्वेश्चन ये आता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका ये सलाइवा से पूछा जाता है कि कौन सा एंजाइम सलाइवा में प्रेजेंट होता है। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि आपका जो डाइजेशन है वो शुरू कहां से होता है। तो डाइजेशन जो होता है वो आपके माउथ से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है, आपके माउथ से शुरू होता है आपका डाइजेशन। उसके बाद भाई अब ये खाना जो है, ये जो खाना है आपका
अंदर एंटर करता है, आप स्वॉलो करते हो, निगलते हो, और ये कहां जाता है, आपका खाना कहां जाता है, ईसोफेगस में जाता है। और ईसोफेगस में आपका कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, ये चीज याद रखना। ईसोफेगस में किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है, बस यहाँ पे क्या होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, जिससे आपका जो खाना होता है, क्या होता है, आपका जो खाना होता है वो आपके गले में से कहां के अंदर एंटर करता है, स्टमक के अंदर एंटर करता है। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है, इट्स अ टाइप ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट जो ईसोफेगस में होता है। जैसे अर्थवॉर्म नहीं होता, सिकुड़ करके खुलता है, सिकुड़ करके खुलता है, फिर आगे मूव करता है, लाइक दैट। दिस इज द मूवमेंट विच टेक्स प्लेस इन आवर ईसोफेगस, जहां से धीरे 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 करके खाना हमारे कहां एंटर करता है, स्टमक के अंदर एंटर करता है। तो अब हमारा खाना कहां एंटर कर चुका है, कहां गया भाई, तो अब हमारा खाना कहां एंटर कर गया है, स्टमक के अंदर एंटर कर चुका है। अब स्टमक जो होता है उसके अंदर, स्टमक की जो वॉल्स होती हैं, अंदर की इनर वॉल्स जो होती हैं, वहां पे प्रेजेंट होते हैं क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अरे भाई चल जा, अटक गया। स्टमक के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं ये तीन तरीके का सिक्रीशन करते हैं। सबसे पहला इनका सिक्रीशन होता है म्यूकस, दूसरा इनका सिक्रीशन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा इनका सिक्रीशन होता है पेप्सिन। ठीक है, क्या होता है, पेप्सिन। ये जो म्यूकस होता है ये आपके स्टमक को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द HCl एसिड। स्टमक को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम HCl एसिड। ठीक है, क्या करता है, स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। जबकि HCl जो होता है एक तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है, क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है, और साथ साथ में आपके पेप्सिन को भी क्या करता है, एक्टिवेट करता है। क्या करता है, आपके पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो HCl का क्या काम हो गया, सबसे पहला काम HCl का होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए कहां से, जो आप खाना खा रहे होते हो उसमें कुछ बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर गलती से एंटर कर जाते हैं तो उनको मारने का काम करता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है। और फिर क्या होता है, यही पेप्सिन जो होता है आपका, ये आपके प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करता है। प्रोटीन का क्या करता है, पार्शियल डाइजेशन करता है। पार्शियल डाइजेशन का मतलब होता है कि उसको आधा डाइजेस्ट करता है। क्या करता है, आधा डाइजेस्ट करता है, फुल तरीके से डाइजेशन नहीं होता, हाफ डाइजेशन होता है। अब हमारा खाना क्या हो चुका है, पार्शियली डाइजेस्ट हो चुका है, जिसमें स्टार्च पार्शियली डाइजेस्ट हो चुका है माउथ के अंदर, और प्रोटीन पार्शियली डाइजेस्ट हो चुका है आपके स्टमक के अंदर। अब ये जो खाना है एंटर करता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां एंटर करता है खाना आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये जो खाना होता है आपका, ये जो फूड आपका स्टमक से आया हुआ होता है, ये एक्चुअली में एसिडिक होता है। ठीक है, और एसिडिक एनवायरनमेंट में आपके पेंक्रियास के जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेट नहीं होते हैं। क्या होते हैं, एक्टिवेट नहीं होते हैं। तो भाई अब क्या करता है, लिवर जो है हमारा वो बाइल जूस को सिंथेसाइज करता है। यहां से क्वेश्चन आता है कि बाइल जूस का सिंथेसिस कौन करता है, तो बाइल जूस का सिंथेसिस आपका लिवर करता है, लेकिन इसी बाइल जूस को स्टोर करने का काम, इसी बाइल जूस को स्टोर करने का काम करता है आपका गॉल ब्लैडर। ये चीज याद रखना, सिंथेसिस बनाने का काम आपका लिवर करता है, लेकिन उसको स्टोर करने का काम गॉल ब्लैडर करता है। फिर क्या करता है, गॉल ब्लैडर इसी बाइल जूस को क्या करता है, सिक्रीट करता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाइल जूस को सिक्रीट किया, और ये बाइल जूस आपके दो प्रोसेस करता है। सबसे पहला तो करता है ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का प्रोसेस। क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का काम करता है, जहां पे आपके लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, जहां पे आपके लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं आपके, उनको छोटे छोटे स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है।
ठीक है, ये तो काम हो गया पहला आपका बाइल जूस का। दूसरा काम होता है बाइल जूस का एल्कलाइन मीडियम क्रिएट करना। क्या करना? क्रिएट एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मीडियम क्रिएट जैसे ही हो जाता है वैसे ही आपके पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, कौन से एंजाइम्स? पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दे गेट्स एक्टिवेटेड। ठीक है, और एक्टिवेट होने के बाद ये 3 एंजाइम सिक्रीट करता है। कौन कौन से? सबसे पहला एंजाइम सिक्रीट करता है ट्रिप्सिन का। ठीक है, ये ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ट्रिप्सिन जो है आपका ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। दूसरा ये एंजाइम सिक्रीट करता है लाइपेज, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दी। दूसरा ये एंजाइम सिक्रीट करता है लाइपेज, जो क्या करता है? फैट का डाइजेशन करता है। किसका डाइजेशन? फैट का डाइजेशन। और तीसरा ये एंजाइम सिक्रीट करता है अमाइलेज, जो कि क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स का डाइजेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आधा आधा खाना ऐसे डाइजेस्ट हो जाता है। अब ये आधा खाना, आधा आपका फैट डाइजेस्ट हो चुका है, आधा आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो चुका है, आधा आपका क्या डाइजेस्ट हो चुका है? प्रोटीन और फैट डाइजेस्ट हो चुके हैं। अब ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड एंटर करते, ऑलरेडी स्मॉल इंटेस्टाइन में है। अब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स, किसके एंजाइम्स? स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स इन पे काम करते हैं और इनको फुल डाइजेशन, क्या होता है? आपका फुल एंड फाइनल डाइजेशन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, जहां पे आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और आपका जो फैट होता है वो आपका फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 3 जो स्टेप्स हैं आपके, ये आपको लास्ट के याद रखने हैं। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइनल डाइजेशन कहां पे होता है, कौन किस में कन्वर्ट होता है। उसके बाद लास्ट स्टेप वो ये पूछता है कि भाई लार्ज इंटेस्टाइन में किसी तरीके का डाइजेशन होता है? तो लेट मी टेल यू, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में बस आपके पानी का, वाटर का और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? वाटर और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है और कोई डाइजेशन नहीं होता। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के जो खाना होता है इसको आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। किसके थ्रू? विलाई के थ्रू। किसके थ्रू? विलाई के थ्रू। ये माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। उन्हीं के थ्रू आपका ये पूरा खाना क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रेक्टम में जाकर के थोड़ी देर के लिए स्टोर हो जाता है और फिर आपका एनस के थ्रू आपका यही अनडाइजेस्टेड खाना क्या कर दिया जाता है? इजेस्ट कर दिया जाता है। इजेशन का प्रोसेस होता है। अब इजेशन और एक्सक्रीशन में ध्यान से सुन लो। इजेशन का मतलब होता है सॉलिड वेस्ट का रिमूवल, मतलब पॉटी करना, सिंपल है ना। और एक्सक्रीशन का मतलब होता है लिक्विड वेस्ट का रिमूवल, दैट सिंपल लैंग्वेज में सुसु करना। ठीक है, तो इजेशन अलग होता है, एक्सक्रीशन अलग होता है। ठीक है, यहां से एंड हो गया हमारा क्या? डाइजेशन का प्रोसेस। अब आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, दैट इज द ग्लूकोज। क्या बना? ग्लूकोज। अब यही ग्लूकोज हमारी बॉडी यूज करती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या हो जाता है? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हमारी बॉडी में या तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है या तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, और वहां पे आपके खाने का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करवा दिया जाता है। तो ये होता है आपका रेस्पिरेशन। ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। इसमें आपका ब्रीदिंग भी इन्वॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तभी अंदर ऑक्सीजन पहुंचती है और उसी ऑक्सीजन को यूज करके हमारी ह्यूमन बॉडी रेस्पिरेशन परफॉर्म करती है। तो ये रेस्पिरेशन जो होता है ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं। कितने? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, जो किसमें होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ठीक है, जबकि दूसरा होता है आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो किसमें होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। मतलब यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो शुरू होता है ग्लूकोज के साथ। ये जो ग्लूकोज होता है इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है पायरुवेट के अंदर और इसके साथ एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है
है, ये प्रोसेस आपका साइटोप्लाज्म में होता है। कहां होता है? साइटोप्लाज्म। और इसके लिए किसी भी टाइप के ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और यहां से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मैम दोनों ही रेस्पिरेशन में से कौन सा ऐसा स्टेप है जो कॉमन होता है? तो लेट मी टेल यू, आपका ये जो पहला स्टेप है दैट इज द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, ये कॉमन स्टेप है आप लोगों का। क्या है ये कॉमन स्टेप है आप लोगों का, और इस स्टेप का नाम है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब कि हम ग्लूकोज की लिसिस कर रहे हैं, ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। अब यही पायरुवेट आपकी 3 तरीके से ब्रेक डाउन होता है। पहला ब्रेक डाउन होता है इसका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, पहला ब्रेक डाउन होता है इसका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जिसको हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्या बनता है आपका यहाँ पे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी बनता है। और कितने एटीपी रिलीज होते हैं? यहाँ पे 38 एटीपी रिलीज होते हैं। ठीक है, दूसरा प्रोसेस होता है आप लोगों का हमारी मसल्स के अंदर, हमारी मसल सेल्स के अंदर। अब ये मसल सेल्स के अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन की कमी होती है, विच इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये प्रोसेस हमारे बॉडी में रेयर केस में होता है, तब होता है जब बहुत हम हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, हमें मसल्स में पेन होने लगता है। क्यों? क्योंकि इसी प्रोसेस में ये जनरेट करता है आपका लैक्टिक एसिड, और सिर्फ 2 एटीपी यहाँ पे रिलीज होते हैं। इसीलिए आपके अंदर एक्सरसाइज करने के बाद ज्यादा एनर्जी नहीं रहती, क्योंकि उतनी एनर्जी आपकी बॉडी ने बनाई ही नहीं होती है। तीसरा आपका होता है कौन सा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ये किस में होता है? यीस्ट में होता है। और ये प्रोसेस भी आपका साइटोप्लाज्म के अंदर किया जाता है। यहाँ पे आपका अल्कोहल बनता है, दैट इज द एथेनॉल, प्लस रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और कितनी एटीपी? सिर्फ 2 एटीपी रिलीज होती है आपकी। ठीक है, और यहां से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, या फिर ये पूछा जाता है कि व्हाई इज एरोबिक रेस्पिरेशन मोर एफिशिएंट देन एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो भाई इतने क्वेश्चंस बताने के बाद अब गलत मत कर देना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम ब्रीदिंग के ऊपर। तो ब्रीदिंग जो है आपका यहाँ पे सबसे पहले आपकी जो हवा होती है वो कहाँ एंटर करती है? आपके नॉस्ट्रिल्स में। कहाँ एंटर करती है? आपके नॉस्ट्रिल्स में, नाक के अंदर। नॉस्ट्रिल्स के बाद आपकी ये हवा कहाँ जाती है? आपके नेजल पैसेज के अंदर। ठीक है, कहाँ जाती है? नेजल पैसेज के अंदर। फिर ये हवा एंटर करती है फेरिंग्स के अंदर। ये फेरिंग्स क्या होता है? ये कॉमन पैसेज होता है फॉर एयर एंड फूड। कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। याद रखना ये चीज, हवा और आपके खाने के लिए कॉमन पैसेज होता है। फेरिंग्स से हवा आपकी जाती है लेरिंग्स के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। लेरिंग्स के बाद ये एंटर करती है आपके ट्रेकिया में, जहां पे सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ट्रेकिया के अंदर सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स इसीलिए प्रेजेंट होती हैं ताकि जब हम एक्सहेलेशन करें, अपनी हवा को बाहर छोड़े, एक्सहेल आउट करें, तो हवा यहाँ पे नहीं होती है। तो हवा ना होने की वजह से वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और वैक्यूम की वजह से वो चीज कोलैप्स हो सकती है। तो कोलैप्स होने से बचाने के लिए ट्रेकिया के अंदर सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रेकिया अपने 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं। और ब्रोंकाई से ये हवा एंटर करती है ब्रोंक्यूल्स के अंदर, और ब्रोंक्यूल से ये हवा डायरेक्ट फिर जाती है एल्वियोलाई में, जहां पे मेन गैशियस एक्सचेंज होता है। ये चीज याद रखना कि मेन गैशियस एक्सचेंज कहां पे होता है? मेन गैशियस एक्सचेंज होता है आपके एल्वियोलाई के अंदर। ठीक है, याद रखना ये चीज। ठीक है, एल्वियोलाई के अंदर मेन गैशियस एक्सचेंज होता है। क्यों? क्योंकि एल्वियोलाई के पास बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है। डायरेक्ट आपकी हवा जो ऑक्सीजन है फिर एल्वियोलाई से आपके कहां एंटर कर जाती है? ब्लड की कैपिलरीज के अंदर, और पूरी ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा आपका पाथवे की हवा कहां से कहां आपकी जब सांस लेते हो तो एंटर करती है। अब इसी में आपको 2 प्रोसेस पढ़ने के लिए मिलेंगे, दैट इज द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, क्या पढ़ने के लिए मिलेंगे? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अब ध्यान से सुनना कि ये प्रोसेस होता कैसे है। ठीक है, होता कैसे है? तो देखो भाई, अब मैं अगर आपको यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं, ठीक है, ये हो गया आपका ट्रेकिया।
ये ट्रेकिया दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है इस तरीके से, और इसमें भी बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस में प्रेजेंट होता है इस तरीके से, और बाइफरकेट हो जाता है आपका, ठीक है। यहां पे प्रेजेंट होता है एक सी शेप्ड मसल्स, डोम शेप्ड मसल प्रेजेंट होती है, और इन्हीं के एंड में क्या प्रेजेंट होते हैं, एल्वियोलाई इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, होता क्या है, जब भी हम अपनी एयर इनहेल करते हैं, जब भी हम सांस अंदर लेते हैं, तो ये हमारा जो रिब केज फ्रंट वाला पार्ट होता है ये आउटवर्ड मूव कर जाता है और अपवर्ड लिफ्ट कर जाता है। क्यों लिफ्ट कर जाता है? ताकि लंग की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए, और जैसे ही लंग की कैपेसिटी इंक्रीज होती है हमारी हवा जो है बाहर से अंदर एंटर कर जाती है, और साथ साथ में हमारी ये जो डोम शेप्ड मसल है जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं, ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ऐसे चपटा हो जाता है, ये डोम शेप्ड की जगह ऐसे फ्लैटन हो जाता है जब भी हम सांस अंदर लेते हैं। तो क्या क्या प्रोसेस हो गया, रिब केज मूव्स आउटवर्ड एंड अपवर्ड एंड डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड और कॉन्ट्रैक्ट्स, डायफ्राम मूव डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ मूव करता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से लंग की कैपेसिटी इंक्रीज होती है और हवा अंदर फिल हो जाती है। दूसरा एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन का मतलब जब हवा हम बाहर निकालते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं तो ये सब अपनी अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। रिब केज क्या हो जाता है, डाउनवर्ड मूव करके अपनी प्लेस पे आ जाता है, और डायफ्राम जो हो जाता है वो रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स होने पे वो अपनी ओरिजिनल शेप में, डोम शेप में वापस रिटर्न कर जाता है। इस तरीके से इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। अब नेक्स्ट भाई, हवा भी एंटर कर चुकी है, एनर्जी भी बन चुकी है, अब ये एनर्जी ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, वाया द हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हमारा जितना भी हमने न्यूट्रिशन एनर्जी बनाई है वो सब ट्रांसपोर्ट सर्कुलेट की जाती है। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, सबसे पहला तो आपका फ्लूइड कंपोनेंट होता है ब्लड, दूसरा होता है आपका कैरियर कंपोनेंट जो कि होते हैं आपके ब्लड वेसल्स, और तीसरा कंपोनेंट होता है आपका हार्ट, दिल धड़कने दो, जिसको हम पंपिंग ऑर्गन भी बोलते हैं। तो ब्लड जो होता है किससे किससे बना होता है, प्लाज्मा से बना हुआ होता है, हमारा रेड ब्लड सेल से बना हुआ होता है, WBC से बना होता है, और प्लेटलेट से बना हुआ होता है, ठीक है। ये प्लाज्मा आपका फ्लूइड पोर्शन होता है जिसके अंदर आपके रेड ब्लड सेल सस्पेंडेड रहते हैं। रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो आपके ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को सर्कुलेट करवाने में बॉडी में मदद करता है। WBCs आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल आपकी बॉडी में अगर एंटर कर गया है तो। एक्स्ट्रा मटेरियल आपकी बॉडी में एंटर कर गया है, मतलब कि कोई भी फॉरेन मटेरियल आपकी बॉडी में एंटर कर गया है तो उसको मारने का काम करते हैं। प्लेटलेट्स जो होते हैं, जैसे आपको कट लग जाता है तो खून को रोकने के लिए वो क्लॉटिंग करते हैं, जिनका काम होता है प्लेटलेट्स का। ब्लड वेसल्स जो होती हैं आपकी तीन होती हैं, एक होती हैं आर्टरीज, एक होती हैं आपकी वेन्स, और एक होती हैं आपकी कैपिलरीज, ठीक है, एक होती हैं आपकी कैपिलरीज। आर्टरीज जो होती हैं ये आपकी थिक वॉल होती हैं, मोटी सी होती हैं, एंड दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। व्हाट दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन एक एक्सेप्शन है आपका, ठीक है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी एक आपकी है आर्टरी जो कैरी करती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी? एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरीज को पहचानने का तरीका ये होता है कि जब भी कोई ऐसी ब्लड वेसल्स है जो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट से दूर लेकर के जा रही है तो उसको हम कहते हैं आर्टरी, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। और आपकी आर्टरीज में वॉल्व्स की प्रेजेंस नहीं होती है क्योंकि ब्लड का जो प्रेशर होता है वो काफी हाई होता है, हाई प्रेशर के साथ आपका ब्लड फ्लो होता है। इसका जस्ट अपोजिट होता है वेन्स में। वेन्स में काफी थिन वॉल्स प्रेजेंट होती हैं और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट द पल्मोनरी
वेन जो कि आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब पल्मोनरी वेन को हमने एक्सेप्शन इसीलिए बोला है क्योंकि वेन्स को पहचानने का तरीका होता है कि ऐसी वेन्स जो ब्लड को टूवर्ड्स द हार्ट लेकर के जाती हैं। अब वेन्स जो होती हैं वो ब्लड को कैरी करके टूवर्ड्स द हार्ट लेकर के जाती हैं, इससे आप वेन्स को पहचानते हो। वेन्स को इससे नहीं पहचाना जाता है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, उनको इस चीज से पहचाना जाता है कि वो जो है आपकी ब्लड को टूवर्ड्स द हार्ट मूव करवाती है। और इनमें वॉल्व्स की प्रेजेंस होती है क्योंकि भाई आपका जो ब्लड होता है वो काफी लो प्रेशर के साथ फ्लो होता है, ठीक है। कैपिलरीज की बात करें तो एक ही लेयर ऑफ सेल से बनी हुई होती है, इतनी पतली होती हैं आपकी कैपिलरीज। और ये कैपिलरीज जो होती हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कैरी करती हैं, साथ साथ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कैरी करती हैं। इनमें भी वॉल्व्स की प्रेजेंस नहीं होती है और ये जो होती है एट द टिश्यू एंड सेल लेवल पे आपके न्यूट्रिशन को डिस्ट्रीब्यूट करवाने का काम करती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हार्ट से रिलेटेड, और हार्ट से रिलेटेड आपको एक चीज ध्यान में रखनी है जो हर साल और आपकी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, हमेशा पूछी जाती है, दैट इज द डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन आपका एक ऐसा टॉपिक है जो याद रखना हर साल पूछा जाता है, क्या पता वो इस साल भी आपसे पूछ ले। तो देखो डबल सर्कुलेशन में होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग ना ब्लॉक डायग्राम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि ब्लॉक डायग्राम नहीं बना सकते। ये मैंने आपका बनाया हार्ट जो कि होता है आपका 4 चैम्बर्ड। लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होती है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट साइड पे प्रेजेंट होती है राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। जो ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं वो छोटे से होते हैं और थिन होते हैं, पतले होते हैं, जबकि कंपेयर टू वेंट्रिकल्स के, वेंट्रिकल्स जो होती है वो बहुत प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करती हैं, इसीलिए उनकी जो वॉल्स होती हैं वो काफी थिक रहती हैं, ठीक है। ऊपर मैंने बना दिया क्या आप लोगों का लंग्स, क्या बना दिया आप लोगों का लंग्स, और नीचे मैंने यहां पे फिर से अटक गया भाई, और नीचे मैंने आपकी बना दी यहाँ पे बॉडी का सिस्टम। तो अब भाई आपके डबल सर्कुलेशन में 2 टाइप के सर्कुलेशंस आते हैं, एक होता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, एक होता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक होता है आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है वो क्या होता है अभी बताऊंगी, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द डबल सर्कुलेशन फर्स्ट। डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि आपका जो ब्लड है वो अपने हार्ट से 2 बार पास होता है, आपको खुद दिख जाएगा, ठीक है। तो लंग्स जो है वहां से आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है आपके लेफ्ट एट्रियम में, कौन लेकर के आता है, आपकी पल्मोनरी वेन लेकर के आती है। ब्लड लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पूरे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवा दिया जाता है आपके बॉडी के सिस्टम में, कौन करवाता है, आपकी एओर्टा करवाती है, ठीक है। अब ब्लड जो है आपका ऑक्सीजनेटेड है, पूरे ऑक्सीजन को आपकी बॉडी ने यहाँ पे यूज कर लिया। अब वो ऑक्सीजन को यूज करने के बाद जो उसने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई वो वापस से ब्लड के अंदर चली जाती है और उस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेकर के आती है कौन, हमारी वेना कावा। वेना कावा इस सारे कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को आपके राइट एट्रियम में पोर कर देती है। राइट एट्रियम से ये ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल से इस पूरे ब्लड को हम कहां लेकर के जाते हैं, लंग्स तक, और ये कौन लेकर के जाता है, पल्मोनरी आर्टरी लेकर के जाती है। तो देख रहे हो, एक बार ब्लड आपका लेफ्ट साइड से पास हो रहा है, एक बार आपका ब्लड राइट साइड से पास हो रहा है, इसीलिए इसे डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्लड होता है वो हार्ट से 2 बार पास होता है एक पूरा सर्कुलेशन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऑक्सीजन रिच ब्लड प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, O2 रिच ब्लड प्रेजेंट होता है, जो लंग्स में से आपके कहां एंटर करता है, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पूरा ब्लड आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवा दिया जाता है। फिर बॉडी में से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां पे लिख देती हूं डीऑक्सी या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, दैट इज द CO2 रिच ब्लड। इस ब्लड को हमारी बॉडी कहां लेकर, हमारा जो वेन्स होती हैं वो कहां लेकर के जाती हैं, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ये पूरा ब्लड आपके लंग्स तक जाता है ऑक्सीजनेशन प्रोसेस के लिए, जहां पे हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं और वापस से ऑक्सीजन को ब्लड में लंग्स में मिक्स कर दिया जाता है। इसी को ही हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन में जो आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन है, जो आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो आपका शुरू होता है कहां से,
पल्मोनरी सर्कुलेशन आपका शुरू होता है राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां गया? आपके पल्मोनरी आर्टरी में गया। पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड गया आपके लंग्स के अंदर। लंग्स से ये ब्लड कहां जाता है? आपके पल्मोनरी वेन में। और पल्मोनरी वेन से आपके ये ब्लड को कहां भेज दिया जाता है? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। और यहां पे एंड हो जाता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी इसीलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन और लंग्स इंक्लूडेड हैं। लंग्स के लिए पल्मोनरी वर्ड यूज किया जाता है। दूसरा आता है आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब हमने यहां पे कौन सा छोड़ा था? लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम के बाद ब्लड कहां जा रहा था? आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन शुरू होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाता है कहां पे? आपके एओर्टा के अंदर। और एओर्टा से ये पूरा ब्लड कहां जाता है? आपकी बॉडी के सिस्टम के अंदर। इसीलिए इसे सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। बॉडी के सिस्टम के बाद हमारा ऑक्सीजन यूज कर लिया गया और वापस से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला दी गई, जिसको लेकर के कौन आता है? वेना कावा लेकर के आती है और पोर कर देती है उसे राइट एट्रियम में। और ये होता है आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन, जिसमें आपका बॉडी का सिस्टम इन्वॉल्व है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, अब यहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स? तो इसका आंसर ये है कि हमारी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। और दूसरा, हमें अपना बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, दैट इज द 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके लिए अगर हमने अपने ब्लड को, ऑक्सीजन रिच ब्लड को और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को अलग अलग नहीं किया तो हमें एक तो एनर्जी कम मिलेगी और दूसरी चीज हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और बर्ड्स इतनी ऊंची ऊंची उड़ानें भरती हैं, उनको भी एनर्जी की जरूरत होती है। हम भी इतना चलते फिरते हैं, काम करते हैं, हमें भी एनर्जी की जरूरत होती है। तो इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है, जो हमारे ब्लड को आपस में, ऑक्सीजन रिच ब्लड को और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को आपस में मिलने नहीं देते हैं। ये हो गया आपका पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म। ठीक है, तो अब भाई लास्ट में सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद हमारी बॉडी ने ये सब चीजें यूज कर ली। अब वो क्या जनरेट करती है? वेस्ट जनरेट करती है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजनस वेस्ट जनरेट करती है हमारी बॉडी। और इसी नाइट्रोजनस वेस्ट को जब हम अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं, ठीक है, उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एक्सक्रीशन बोला जाता है। व्हेन आवर बॉडी रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट, दैट प्रोसेस is known as excretion। और excretion में मेन जो आपका ऑर्गन होता है वो आपका किडनी का पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होता है। लेकिन there are some other organs also जो excretion में मदद करते हैं। यहाँ पे जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ना, वो मेनली आपका यूरिया होता है, सेकेंड नंबर पे आपका यूरिक एसिड आता है और थर्ड नंबर पे आता है आपका अमोनिया। ठीक है, सबसे मेन जो होता है हाईएस्ट अमाउंट में वो यूरिया होता है। तो किडनी के अलावा भी आपके और भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो हेल्प करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपका लिवर, जो आपके अमोनिया को, हम हमारी बॉडी में से अमोनिया नहीं एक्सक्रीट हो सकता, तो इस अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया में कौन? हमारा लिवर। थर्ड नंबर पे आते हैं हमारी स्किन, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? आपके स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, जो क्या करते हैं? स्वेटिंग करते हैं, जिसमें से माइनर अमाउंट ऑफ क्या निकलता है? यूरिया एक्सक्रीट होता है। एंड लास्ट में आ जाते हैं हमारे लंग्स, जो लंग्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करते हैं। भाई कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे लिए जरूरी नहीं है, हम उसको बॉडी में सजा करके तो रख नहीं सकते हैं, तो उसको एक्सक्रीट करने का काम कौन करता है? आपके लंग्स करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों से एक मेन क्वेश्चन पूछा जाता है कि किडनी के अंदर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट प्रेजेंट है जो आपके यूरिन की फॉर्मेशन करती है, और वो नन अदर देन कौन है भाई? आपका नेफ्रॉन है। यहां से हम जरा इसको इरेज कर देते हैं, और वो कौन है? आपका नेफ्रॉन है, जो मेन आपके यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप होते हैं, आपके ध्यान से सुनना। सबसे पहला स्टेप होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। कौन सा स्टेप होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, जो कौन परफॉर्म करता है? आपका ग्लोमेरुलस परफॉर्म करता है। ठीक है, दूसरा स्टेप होता है आपका टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन का।
कौन सा स्टेप होता है? टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन का स्टेप होता है, जो कौन परफॉर्म करता है? आपके पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, ठीक है। और लास्ट स्टेप होता है आपकी टिब्यूलर सिक्रीशन का, जिसमें हमारी बॉडी आयंस सिक्रीट करती है। और कौन करता है? ये आपका डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल और लूप ऑफ हेनले करता है, ठीक है। कौन करता है? लूप ऑफ हेनले करता है। तो ये होते हैं आपके 3 स्टेप जो यूरिन फॉर्मेशन में जरूरी हैं। पहला स्टेप है आपका अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा सिक्रीशन। अब ध्यान से देखना, अब मैं आप लोगों का नेफ्रॉन का डायग्राम बना रही हूं, ठीक है। तो ये हो गया आपका यू शेप्ड ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये क्या हो गया? आपका यू शेप्ड ग्लोमेरुलस हो गया, ठीक है। इसी बोमैन कैप्सूल हो गया, इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ये क्या है? आपकी बहुत सारी कैपिलरीज हैं जिसको ग्लोमेरुलस बोला जाता है। अब मैं लेबल कर रही हूं, ध्यान से देखना। तो ये हो गई आपकी एफरेंट आर्टीरियोल, यहां से आपका नाइट्रोजनस रिच ब्लड एंटर करता है आपके नेफ्रॉन के अंदर। ये बीच वाला पोर्शन हो गया आपका ग्लोमेरुलस, ठीक है। क्या हो गया? ग्लोमेरुलस। ये किसमें प्रेजेंट होता है? आपके बोमैन कैप्सूल में प्रेजेंट होता है। ये क्या हो गई? आपकी बोमैन कैप्सूल। ये जो बीच का पोर्शन दिख रहा है, इसको हम कहते हैं पीसीटी। ये होता है हेनलेज लूप या फिर लूप ऑफ हेनले, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। और ये होता है आपका डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। और ये लास्ट वाला पार्ट होता है आपका कलेक्टिंग डक्ट। क्या होता है लास्ट वाला पार्ट? आपका कलेक्टिंग डक्ट। तो यूरिन जो है आपका जो ब्लड है सबसे पहले एंटर करता है आपके एफरेंट आर्टीरियोल में। ब्लड के अंदर जितना भी आपका यूरिया होता है, पानी होता है, सॉल्ट होता है, ग्लूकोज होता है, ये सब एकदम छन्नी की तरह, जिससे हम चाय छानते हैं, उससे फिल्टर होकर के कहां एंटर करता है? आपके बोमैन कैप्सूल के अंदर एंटर करता है, ठीक है। और बोमैन कैप्सूल से ये जाता है कहां पे? पीसीटी के अंदर एंटर करता है। अब आपका सेकेंड स्टेप यहां पे होता है टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन का, जो होता है आपके प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल में। अब भाई हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज जरूरी है, पानी भी जरूरी है और सॉल्ट्स भी जरूरी हैं। तो इसके लिए हमारी जो ये प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल है, इन सारी चीजों को रीएब्जॉर्ब कर लेती है, जो कि होता है सेकेंड स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद जितना भी अमाउंट आपका बचता है वो एंटर करता है आपके लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल में, जहां पे आपका तीसरा स्टेप परफॉर्म किया जाता है टिब्यूलर सिक्रीशन का। यहां पे आयंस सिक्रीट होते हैं, मैग्नीशियम आयन, पोटेशियम आयन। ये आयंस क्या करते हैं? आपकी बॉडी का ऑस्मोटिक रेगुलेशन करते हैं, आपकी बॉडी में आयंस का बैलेंस मेंटेन करते हैं। और इस तरीके से जब आपकी पूरी यूरिन फॉर्म हो जाती है, वो एंटर करती है कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट से ये यूरिन आपकी कहां जाती है? ध्यान से देखना, डायग्राम बना रही हूं। जो भी आपकी यूरिन बनी, सॉरी पूरा ही गलती से इरेज कर दिया मैंने, बट अब तो कर दिया। आपकी यूरिन यहां पे क्या बन गई? किडनी में बन गई, ठीक है। किडनी से आपकी ये यूरिन जाती है आपके यूरेटर्स के अंदर। कहां जाती है? आपके यूरेटर्स के अंदर। और यूरेटर इस पूरी यूरिन को कहां स्टोर करता है? आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और यूरिनरी ब्लैडर के बाद आपका ये जो यूरिन है ये आपकी एक्सक्रीट हो जाती है यूरेथ्रा के थ्रू। तो ये हो गई आपकी किडनी जहां पे यूरिन फॉर्मेशन हुई। ये हो गए आपके यूरेटर्स, पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं। ये हो गए आपका यूरिनरी ब्लैडर जहां पे यूरिन कुछ टाइम के लिए स्टोर होती है और ये आपकी एक्सक्रीट आउट हो जाती है यूरेथ्रा के थ्रू, ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट से आपकी जितनी भी यूरिन जो थी बनी थी आपकी कलेक्टिंग डक्ट से, ये यूरिन जाती है आपके यूरेटर के अंदर। यूरेटर से ये जाती है आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और यूरिनरी ब्लैडर के बाद भाई ये स्टोर हो जाती है थोड़ी देर के लिए, जब तक हमको बहुत जोर से लगती नहीं है। और ये जो यूरिन होती है पूरी फिर एक्सक्रीट कर दी जाती है यूरेथ्रा के थ्रू। ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट प्रोसेस। लेट मी टेल यू नेफ्रॉन का डायग्राम और यूरिन फॉर्मेशन के जो 3 स्टेप मैंने आपको बताए वो हमेशा पूछे जाते हैं, मत इग्नोर करना उसको, ठीक है।
तो बस अब जाते जाते जरा फटाक से मेरे प्यारे सारे से स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि जब भी मैं आपके ऐसे अमेजिंग सेशंस लेकर के आऊंगी उसका अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और अगर इन केस आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है किसी भी क्वेरी के लिए या डाउट के लिए या फिर अमेजिंग कंटेंट के लिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं। खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो बस जाते जाते क्या करना है, सेशन को फटाक से लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि ऐसा अमेजिंग कंटेंट आपसे मिस आउट ना हो जाए। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइस एंड टेक केयर।